हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पार्ट सेकंड को, शोध से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रामाणिक विचलन का सूत्र है। तो इनमें से प्रामाणिक विचलन का सूत्र क्या होगा? तो प्रामाणिक विचलन का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन। अगला है, सीमांकन वह सीमा है जो कि शोधकर्ता के नियंत्रण से बाहर होती है। शोधकर्ता स्वयं निर्धारित करता है, अध्ययन के निष्कर्षों को अवरोध करता है या उपरोक्त सभी। तो जो सीमांकन होता है उसका अंकन जो है शोधकर्ता स्वयं निर्धारित करता है कि उसे किस सीमा तक शोध करना है। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान समानतः समस्याओं से युक्त होता है। सामान्य प्रकृति जो सार्वभौमिक सत्य का निर्माण करती हो या तात्कालिक तथा तुरंत समाधान के लिए या कोई नहीं। तो जो होता है एक्शन रिसर्च वह होता है तात्कालिक एवं तुरंत समाधान के लिए। अगला, शोध क्या है? एक शारीरिक क्रिया, एक बौद्धिक क्रिया, बौद्धिक व शारीरिक दोनों क्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बौद्धिक क्रिया के रूप में शोध को देखा जाता है। अगला है, शोध समस्या तभी होगी जबकि शोध समस्या कब उपयोगी होगी? जब शोध योग्य हो, उपयोगी और प्रासंगिक हो, नवीन तथा ज्ञान के में वृद्धि करे या सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। योग्य हो, शोध करने योग्य हो, या उपयोगी तथा प्रासंगिक हो, नवीन ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक हो। अगला, शोध प्रबंधन में चित्रों का तालिकाओं का प्रस्तुत किया जाता है। अध्याय के साथ, परिशिष्ट के साथ, या एक अलग अध्याय में, या कहीं भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय के साथ। यहाँ पे राइट आंसर माना गया है, लेकिन कई लोग यह भी बताते हैं कि शोध प्रबंध के जो चित्र हैं, शोध प्रबंध की बात कर रहा है, अगर शोध प्रबंध को अध्याय के साथ ही चित्रों को करना ताकि समझ में आए। लेकिन जो शोध संदर्भ होता है या शोध ग्रंथि जिसको कहते हैं, उसे हम कहीं भी, इन तीनों में से कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं। तो और शोध चित्रों को जहाँ पर संबंधित उससे डाटा होगा वहीं लिखा जाएगा ताकि अध्ययन में आसानी हो। अगला, परिकल्पना के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। किस शोध में परिकल्पना के निर्माण नहीं किया जाता? तो ऐतिहासिक अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण न करके पास्ट के वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला, परिकल्पना को क्या कहा और क्या कहा जाता है? शोध का अंतर्ज्ञान, संभावित हल, शोधकर्ता का अनुमान, या सभी। तो यह सभी हो जाएगा। शोध का अंतर्ज्ञान, संभावित हल या शोधकर्ता का अनुमान परिकल्पना को कहा जा सकता है। टी परीक्षण द्वारा स्वतंत्र के अंश का मान होता है। तो टी परीक्षण द्वारा स्वतंत्र के अंश का मान क्या होता है? डी एफ बराबर n1 प्लस n2 माइनस 2। अगला, टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो टी परीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है जब संख्या 30 से कम हो। क्या हो? जब संख्या 30 से कम हो। और जेड परीक्षण का प्रयोग कब किया जाता है? जब संख्या 30 से अधिक होती है। अगला, एक धनात्मक विषमता वाले प्रसामान्य सभ्य वक्रता में होता है। तो जो एक धनात्मक विषमता वाले प्रसामान्य सभ्य वक्रता में क्या होता है? मध्यमान सबसे बड़ा होता है, उसके बाद माध्यिका होती है और बहुलक सबसे छोटा होता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला, प्रकाशित पुस्तकों में एकत्र किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। जब प्रकाशित पुस्तकों से एकत्र किए गए आंकड़े को द्वितीयक डाटा के रूप में एकत्र किया जाता है अर्थात द्वितीयक डाटा उन्हें कहा जाता है। अगला, प्रसामान्यता समग्र में -2 प्रामाणिक विचलन से +2 प्रामाणिक विचलन के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो -2 प्रामाणिक विचलन से +2 प्रामाणिक विचलन के बीच का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 95.44%। अगला, द्विपुच्छी
कांतिक अनुपात परीक्षण में 0.05 सार्थकता स्तर पे कितना कांतिक मान होगा? तो कांतिक मान अर्थात प्रमाणिक विचलन कितना होगा? तो प्रमाणिक विचलन होगा 1.96। कितना हो जाएगा? 0.05 में प्रमाणिक विचलन होगा 1.96। अगला है प्रसमान सभ्यावता वक्र में -3 प्रमाणिक विचलन से +3 प्रमाणिक विचलन के बीच क्या क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके बीच का क्षेत्रफल जो होगा वो 99.74 होगा। अगला, द्विपुच्छी कांतिक अनुपात परीक्षण में 0.1 के सार्थकता का कांतिक मान क्या होगा? तो 0.01 के सार्थकता स्तर का कांतिक मान क्या होगा? तो यह हमारा हो जाएगा 2.58 प्रमाणिक विचलन के रूप में देखा जाएगा। अगला, या सिग्मा के, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं, इस चिन्ह को सिग्मा कहा जाता है और सिग्मा इसे भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगला, एक पुच्छी कांतिक अनुपात परीक्षण में 0.05 की सार्थकता पर कांतिक मान होता है। तो वहाँ द्विपुच्छी था, यहाँ एक पुच्छी पे कितना होगा? एक पुच्छी पे इसका कांतिक मान जो होता वह 1.65 होगा। कितना? 1.65 प्रमाणिक विचलन या सिग्मा। जो सिग्मा का प्रयोग किया गया है यह प्रमाणिक विचलन का संकेत माना जाता है। अगला है कांतिक अनुपात का परीक्षण किया जाता है। तो कांतिक अनुपात का परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो कांतिक अनुपात का जो परीक्षण होता है वह जेड परीक्षण किया जाता है। और जेड परीक्षण जब हमारे नमूनों की संख्या 30 से अधिक होती है, 30 से अधिक होती है तब जेड परीक्षण किया जाता है। अगला, एक पुच्छी कांतिक अनुपात परीक्षण में 0.1 सार्थकता स्तर पर कांतिक मान क्या होगा? तो सार्थकता स्तर पर इसका कांतिक मान होगा जो 2.33 और यही द्विपिच्छी में 0.01 का मान कितना था? 2.58 सिग्मा या प्रमाणिक विचलन। अगला, प्रसरण विश्लेषण की परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है एकल समूह में, 2 या 2 से अधिक समूहों में, दोनों में या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रसरण विश्लेषण परीक्षण विधि की जाती है वह 2 या 2 से अधिक समूहों होने पर किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला होगा, तो अगला प्रश्न है अंक 7, 15, 10, 18 और 12 की माध्यिकाएं क्या होगी इसमें से? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसे हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्रम कर लिए हम 7, 10, 12, 14, 15, 18। इसकी माध्यिका का सूत्र होता है सभी संख्याओं का नंबर +1/2। सभी संख्याओं की संख्या बराबर n + 1/2, यह होगा माध्यिका का सूत्र। तो संख्याओं का नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6। कितना है? 6। 6 + 1 = 2, तो 7 होगा। 7/2 बराबर 3.5 हमारा आंसर होगा। तो 3.5 हमारा तीसरे अंक के बाद में और इधर से भी तीसरे अंक के बाद में आएगा। तो यहाँ के इन दोनों के बीच में कौन सा अंक आ रहा है? 13। तो 13 हमारा आंसर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा 13 हो जाएगा। अगला, काई परीक्षण का सूत्र है। तो काई परीक्षण का सूत्र क्या है? काई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा बड़े कोष्टक में, छोटे कोष्टक में FO - FE के स्क्वायर बटे FE। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला, माध्यिका की प्रमाणिक त्रुटि का सूत्र समूह के लिए है। तो माध्यिका की जो प्रमाणिक त्रुटि की सूत्र जो छोटे समूहों के लिए होता है, यहाँ पे देखिए स्मॉल ग्रुप्स के लिए होता है, वह ए आंसर होगा। SEM बराबर स्मॉल ग्रुप के बराबर सिग्मा बाई √n-1 होगा। और एक समूह के आंकड़ों का मध्यमान 25 है। क्या?
मध्यमान 25 है। यदि प्रत्येक प्राप्तांक में 5 अंक घटा दिया जाए तो समूह का मध्यमान हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में मध्यमान 5 घट रहा है तो हमारा मध्यमान में भी 5 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। अगला क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक हैं BF स्किनर, स्टीव एम कोरे, जेफी गिलफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक हैं। अगला टाइप 1 त्रुटि तब होती है जब हम एक शून्य परिकल्पना को स्वीकार करें जबकि वह असत्य हो, जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करें जबकि वह सत्य हो, या एक परिकल्पना को स्वीकार करने या न करने के संबंध में निर्णय विफल रहे, या वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करें। तो देखिए टाइप 1 की जो त्रुटि होती है, अगर शून्य परिकल्पना को सत्य होते हुए भी हम अस्वीकार कर देते हैं तो वह टाइप 1 की त्रुटि होती है। वहीं अगर शून्य परिकल्पना सत्य नहीं है, सत्य असत्य होती है और उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमारा टाइप 2 की त्रुटि हो जाएगी। अगला है प्रसरण का न्यूनतम मान होता है, जो प्रसरण का न्यूनतम मान होता है वह 0 होता है। अगला यदि किसी समूह के सभी मान समान हो तो मध्यमान से लिया गया विचलन होगा। तो मध्यमान से लिया गया विचलन क्या होगा? जब सभी मान सामान्य होंगे तो वहाँ पे 0 होगा। अगला जैसे मान लीजिए 5 5 5 5 यह अंक है, इसका हम मध्यमान निकालेंगे तो इसका मध्यमान क्या होगा? 5 आ गया हमारा। क्या आ गया? 5। तो 5 से जब हम मान समान हो तो जब इसमें निकालेंगे 5 माइनस 5 तो इसका विचलन कितना होगा? 0। तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? 0। तो यही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रसामान्य विसरण वक्र में सममित वितरण आकार होता है। तो जो प्रसामान्य वितरण वक्र होता है, तो प्रसामान्य वितरण वक्र जो होता है इस प्रकार से होता है, बीच में उठा हुआ। तो इसका आकार कैसे होता है? तो इसका आकार जो होता है घंटा आकार का माना जाता है। जब हम किसी सत्य शून्य असत्य पर यहाँ देखिए, जब हम किसी असत्य परिकल्पना शून्य परिकल्पना को स्वीकार करते हैं तो इस प्रकार में होने वाली त्रुटि को क्या कहेंगे? तो जब असत्य होगी और उसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसे टाइप 2 की त्रुटि कहते हैं। अगर सत्य होते हुए अस्वीकार करते हैं तब वो टाइप 1 की परिकल्पना होगी, सॉरी टाइप 1 की त्रुटि होगी। अगला एक प्रतिदर्श का मध्यमान m बराबर 10 है। यदि हम प्रतिदर्श के प्रत्येक अंकों में 5 से गुणा कर दें तो प्रतिदर्श का मध्यमान हो जाएगा। तो जब हम 5 पीछे हमने प्रश्न किया, 5 उसमें घटा रहे थे तो मध्यमान भी हमारा अगर सेम संख्या घटाएंगे तो मध्यमान में भी उतना ही हमारी वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ 5 से गुना हो रहा है तो हम यहाँ पर मध्यमान 10 दिया है तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा मध्यमान हो जाएगा 50। अगला बुद्धि प्रसंज्ञा संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं जेपी गिलफोर्ड हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगला है एक परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधि है। तो एक परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की जो विधि है वह समवर्ती वैधता विधि इन्होंने माना है, और हमारे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि जो होती है। इससे किसी भी तथ्य की जब समान निष्कर्ष निकलता है तो उसकी वैधता की जांच होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयोग ने ए माना है। अगला जेड प्राप्तांक का सूत्र क्या है? तो जेड प्राप्तांक का सूत्र जो होता है वह होता है जेड बराबर x माइनस एम बटे सिग्मा। अब यहाँ पर है टी प्राप्तांक का सूत्र है। तो टी प्राप्तांक का जो सूत्र होता है वह हो जाएगा टी बराबर 50 + 10z। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा।
अगला है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के संपूर्ण जनसंख्या की बटी होती है। तो जो होगा स्तरीकृत वह स्तरों में बटा होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है एक अप्रायिकता प्रतिचयन है उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। अगला एक प्रतिदर्श का मध्यमान यम है और यम बराबर 50 है तथा उसका प्रमाणिक विचलन जो है 10 है, तो x बराबर 60 होगा, तो इसका प्रमाणिक विचलन कितना होगा, तो इसका जो प्रमाणिक विचलन होगा वह 1 होगा, 1 z बराबर 1 प्रमाणिक विचलन आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।